सरकार, मोदी सरकार, इन नारों से पार्लियामेंट हाउस जो है अंदर वो गूंज उठा, लोकसभा का सदन गूंज उठा। तो ये सब तो अंदर हुआ। उससे पहले लेकिन आज प्रधानमंत्री ने हर सत्र से पहले जब वो बात करते हैं मीडिया से, आज थोड़ा और उन्होंने खुलकर बात की है और विपक्ष के लिए उन्होंने एक विशेष संदेश भी दिया है। उन्होंने कहा कि इन तीन चुनाव के नतीजे, तीन राज्यों के चुनाव के नतीजों ने साफ बता दिया है कि अब भारतीय जनता पार्टी के लिए कम से कम ये एंटी इनकम्बेंसी शब्द इररेलेवेंट हो चुका है। दूसरी बात उन्होंने कही कि देश ने नकारात्मकता को, नेगेटिविटी को पूरी तरीके से नकार दिया है। तीसरी बात उन्होंने कही कि ये मेरा काम तो नहीं है, मैं फिर भी विपक्ष को कहता हूं, मेरा आपको सुझाव है कि आपकी जिन बातों से देश की जनता में आपके प्रति नफरत पैदा हुई है, अपना रवैया बदलिए, सकारात्मकता पर आइए, तो हो सकता है कि ये नफरत मोहब्बत में बदल जाए। अब नफरत और मोहब्बत की बात कौन करता है ये तो आपको मालूम ही है। राहुल गांधी ने लगातार प्रचार किया है कि मैं देश में नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाह रहा हूं, खोल रहा हूं, दुकान खुल रही है। अब कहां दुकान खुली है आप जानते हैं। प्रधानमंत्री ने आज उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल भी किया है और कल प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि मोदी की गारंटी, जहां से औरों की सोच बंद हो जाती है वहां से मोदी की गारंटी शुरू हो जाती है। तो अब इन तीन राज्यों के चुनाव के नतीजे, खासतौर पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये क्या वाकई में 23 के चुनाव 24 की जीत की गारंटी मोदी के लिए हो चुकी है और क्या विपक्ष को सोचना पड़ेगा? आज हम इसी पर बात करेंगे कहानी कुर्सी की में। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, राहुल महाजन जी हमारे साथ हैं, समीर चौगांवकर साहब हमारे साथ हैं और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले देवेंद्र, आप जी का कॉमेंट। आज जो प्रधानमंत्री ने मीडिया से बात की सत्र शुरू होने से पहले, हर बार होता है, आज विशेष था, इसमें कोई दो राय नहीं साहब। और जिस तरह से खुलेपन के साथ आप कहें कि पॉलिटिकल लाइन पे आज उन्होंने ये बात कही है, इसके पहले के सारे सत्रों को अगर आप उठाकर देख रहे हैं 2014 से लेकर अब तक, तो शायद इतना बड़ा संदेश उन्होंने राजनीतिक तौर पर नहीं दिया था जो कि आज के इस बयान में दिया। उन्होंने खुद ये बोला भी कि मैं स्वयं विपक्ष को ये नसीहत दे रहा हूं। समझा जा सकता है कि विपक्ष की जो पॉलिटिक्स चल रही है और जिस प्रकार की बयानबाजियां हो रही थी, खासतौर पर राहुल गांधी जैसे जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं या जिस नकारात्मकता की बात वो करते हैं, पीएम मोदी कर रहे थे, वो आप देखें तो हर बड़े अवसर पर जब देश के लिए कुछ अच्छा हो रहा था तब कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिस प्रकार से उसमें कीचड़ उछाड़ने की कोशिश की गई, उन सब को लेकर पीएम मोदी ने आज ये संदेश दे दिया है कम से कम इन नतीजों के बाद आप सुधर जाइए। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, रवैया बदल के नाम पर केवल विरोध मत कीजिए। तो सुनाते हैं आपको हम प्रधानमंत्री की बात। और बड़ा विचित्र है ये, अधीर रंजन चौधरी जो लोकसभा में नेता है कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने कहा कि आप, बीजेपी कहती है मोदी जी की गारंटी की जीत है, तो हम भी मानते हैं मोदी की जीत है, भाजपा की जीत, आरएसएस की जीत नहीं है। देश के प्रधानमंत्री को हमने मजबूर कर दिया गांव के लिए। सुने आप जरा दोनों बयान। जो विपक्ष में बैठे हुए साथी हैं, ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस सत्र में पराजय का गुस्सा निकालने की योजना बनाने के बजाय इस पराजय में से सीख करके पिछले 9 साल से चलाई गई नकारात्मकता की प्रवृत्ति को छोड़ करके इस सत्र में अगर सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश उनके तरफ देखने का दृष्टिकोण बदलेगा, उनके लिए एक नया द्वार खुल सकता है। और वो विपक्ष में है तो भी उनको एक अच्छी एडवाइस दे रहा हूं कि आइए, सकारात्मक विचार लेकर के आइए। अगर हम 10 कदम चलते तो आप 12 कदम करके फैसला लेकर के आइए। हर किसी का भविष्य उज्जवल है, निराश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन कृपा करके बाहर के पराजय का गुस्सा सदन में मत उतारना। हताशा, निराशा होगी, आपके साथियों को आपका दम दिखाने के लिए कुछ न कुछ करना भी पड़ेगा, लेकिन कम से कम लोकतंत्र के इस मंदिर को वो मंच मत बनाइए, ये मौका जाने मत दीजिए। और इसलिए हर बार मैं करबद्ध प्रार्थना करता रहा हूं कि सदन में सहयोग दीजिए। आज मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से भी कहना चाहता हूं कि आपका भी भला इसमें है कि आप देश को सकारात्मकता का संदेश दें, आपकी छवि नफरत की और नकारात्मकता की बने, वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। कुछ दिन पहले कर्नाटक में चुनाव हुई थी, हिमाचल में भी हुई थी। उस समय मोदी जी की यह ज्ञान कहां थी पता नहीं। अभी जीतने के बाद सारे ज्ञान उभर कर आ रहे हैं।
अच्छा है, अगर ये इस तरीके की चले तो अच्छा है। लेकिन मोदी जी समय समय पे ज्ञान निकालते हैं और उनकी सुविधा के मुताबिक वो ज्ञान खो भी जाते हैं। मान लीजिए छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री वर्सेस बाघेल, राजस्थान में प्रधानमंत्री वर्सेस गहलोत, वोट इस तरीके की हुई। हमें पहली बार देखा कि दिल्ली छोड़ के देश के प्रधानमंत्री गांव-गांव भटक रहे हैं चुनाव जीतने के लिए, ये भी देखा है। बीजेपी जो कह रहे हैं प्रधानमंत्री के अलावा उनके पार्टी का कोई है ही नहीं तो क्या करे, एक ही मोहरा है प्रधानमंत्री और मोदी जी, और मोदी जी की तिलस्मी पे चलने वाला पार्टी है। तो ये बीजेपी की जीत नहीं, मोदी की जीत है। ये बीजेपी अगर माने तो ठीक है। ये ना आरएसएस की जीत है, ना विश्व हिंदू परिषद की जीत है, ना बीजेपी की जीत है। वो मान ले कि मोदी की जीत है। अब आप सोचिए, अधीर रंजन चौधरी जो बात कह रहे हैं, कल्पना आप कर सकते हैं। वो कह रहे हैं हाँ हम खुश हैं, ये मोदी की जीत है, हम भी मानते हैं मोदी की जीत है, ये बीजेपी की जीत नहीं है। मोदी है बस भाजपा में, और कोई नेता ही नहीं है। मोदी के सामने मोदी वर्सेस बघेल, मोदी वर्सेस अशोक गहलोत कर दिया। प्रधानमंत्री ने अभी अभी कहा भाई आप थोड़ा सोचिए, अपने बारे में भी सोचिए, भविष्य सबका उज्जवल है। और ये अधीर रंजन चौधरी इस बात से खुश हैं कि हमने प्रधानमंत्री को गांव गांव भटकते हुए देखा, वोट मांगते हुए देखा। हर्षवर्धन जी, मुझे लगता है कि अधीर रंजन चौधरी जी पता नहीं मतलब उनकी मनोदशा अब क्या हो चली है। अगर आप ये कह रहे हैं कि न संघ है न भाजपा है, एक अकेला मोदी जो संसद में पहले ही नरेंद्र मोदी बोल चुके हैं, अगर आप उसी को स्थापित कर रहे हैं तो यहाँ ये भी समझ में आता है कि नैरेटिव की जरा सी भी ताकत कांग्रेस के पास नहीं रह गई। और देखिए कोई कुछ भी कहे, लेकिन छत्तीसगढ़ के चुनाव की टीस बरसों बरस कांग्रेस पार्टी को रहेगी। जिस तरह से अमित शाह ने, जिसको हम कहते हैं ना, इलेक्शन मशीनरी को ऐसे एक्टिवेट कर देना और इस तरह से निकले हुए चुनाव को अपने पक्ष में ले आना, ये छोटी बात नहीं होती। तो यकीनन नरेंद्र मोदी का ब्रांड और इलेक्शन मशीनरी जिस तरह की अमित शाह की चलती है, लेकिन सवाल यह है कि इस सब के बाद कांग्रेस की तरफ से क्या आएगा। क्या राहुल गांधी अब ये बोलना बंद कर देंगे कि हर जगह उनको संघी नजर आता है? क्या राहुल गांधी ये कहना बंद करेंगे कि उनकी वजह से सरकार जो है वो कोई और चला रहा होता है? अब वो मानेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही सरकार चला रहे हैं। और सबसे बड़ी जो बात है, मुझे लगता है कि कभी कभी अपने विरोधियों को सुनना चाहिए। आज कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बात सुननी चाहिए कि इतना नफरत करोगे, इतना निगेटिविटी करोगे तो पलट के तुम्हारे ही सर पे आने वाली है। जनता विश्वास नहीं कर रही है कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर, राहुल गांधी का भरोसा नहीं कर रही। ये कांग्रेस का सबसे बड़ा संकट है, ये उनको समझना चाहिए। और ये दिक्कत तो है, विपक्ष चाहे इसको चाहे तो इग्नोर कर दे, वरना इससे सीख ले सकता है। 3 राज्यों के नतीजे बता रहे हैं ना। आपने भी गारंटी की बात, नरेंद्र मोदी ने भी गारंटी की बात की, और जनता ने किसको चुना? विश्वसनीयता का सवाल है ये, और एक संकट है विश्वसनीयता का विपक्ष के सामने। और आज प्रधानमंत्री ने बड़ा खुल के कह दिया अपना रवैया बदलिए। हो सकता है जनता आपको भी प्रेम करने लगे, मोहब्बत करने लगे राहुल गांधी के शब्दों। ये बड़ी मुश्किल की बात है। कांग्रेस इस वक्त ये तलाश रही है कि आखिर वो किस कारण को बताए, कि क्या कारण रहा कि वो जो है छत्तीसगढ़ हार गए, क्या कारण रहा कि वो मध्य प्रदेश में इतनी बुरी हार हुई, क्या कारण हुआ राजस्थान में इतनी बुरी हार हुई है। वो ये भी नहीं कह सकते कि ईवीएम, जैसे पहले ईवीएम पे निशाना साध दिया जाता था, वो भी नहीं कह सकते, क्योंकि आप तेलंगाना में आपकी जीत हुई है। तो कारण तलाशने मुश्किल है। अगर मैं इस चुनावों को वैसे भी देखूं, उनका बहुत बड़ा जनाधार, जैसे ट्राइबल एरियाज का पूरा अगर आप निष्कर्ष निकाल के देखिए तो आप छत्तीसगढ़ में देखेंगे कि 29 में से 17 सीट्स बीजेपी जीत गई है, जो ट्राइबल सीट्स हैं। और ये मध्य प्रदेश में तो और ज्यादा है, 47 में से 27 सीटें वो जीत गए हैं। तो और बस्तर और सरगुजा में तो पूरी जितनी ट्राइबल सीटें थी वो जीत गए हैं, और बस्तर में सिर्फ 4 बची, बाकी सब बीजेपी जीत गई। तो जिस तरह से जनाधार हटा है, जिस तरह से ट्राइबल पॉपुलेशन ने वोट किया है बीजेपी के लिए, आप कुछ भी आप वादे करते रही कांग्रेस ट्राइबल्स के लिए, कुछ भी सामने रखती रही, वो चला नहीं है। तो वादों में कोई कमी तो रखी नहीं। आपने क्या नहीं कहा? सबसे ज्यादा अगर मैं बोलूं कि चलिए राजस्थान में जो हेल्थ स्कीम है चिरंजीवी, वो तो सबको पसंद थी, सब उसको बात करते थे, उसको लेकर वो भी नहीं चली। बिल्कुल। दूसरे बीजेपी ने ऐसे कोई महान स्कीमें भी नहीं। आपने बड़ा अच्छा उदाहरण दे दिया भाई। मध्य प्रदेश के अंदर हेल्थ स्कीम में पहले 25 लाख का बीमा, स्वास्थ्य बीमा, उसके बाद राजस्थान में, और फिर उसको 50 लाख कर दिया। राहुल गांधी ने इसको बड़ा जोर शोर से उठाया। 50 लाख का बीमा आज हम सब में से किसी को उसका प्रीमियम भरना पड़े तो पता लग जाता है कि कितना आपको उसकी किस्त देनी पड़ती है। एक गरीब आदमी ने लेकिन वो 50 लाख का बीमा ठुकरा दिया,
और उसका उदाहरण उसकी वजह एक मतलब वो उस वादे के पीछे की हकीकत कल बीजेपी के सांसद थे वो सुधाकर द्विवेदी, वो बता रहे थे कि कोई अनहोनी हो जाए, कोई आपदा आ जाए, आपको 1 लाख करोड़ रुपए का बीमा भरना पड़ जाएगा। कोई सरकार ऐसा कैसे कर सकती है? बहरहाल एक गरीब आदमी के लिए वो वादा बड़ा लुभावना था, लेकिन नहीं उस पर यकीन नहीं किया। ऐसा नहीं, फायदा लोगों को पहुंचा हुआ है। लिया, लेकिन आप कुछ भी कह दें भाई, आप कुछ भी कह दें 25 लाख 50 लाख, कल कोई 75 लाख कह देगा, कोई मतलब आप वादा ऐसा होना चाहिए किसी के गले उतरे, वो कोई प्रैक्टिकल हो, संभव हो। कुछ कह रहे हैं? नहीं, दरअसल देखिए ये ठीक बात है कि चिरंजीवी मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना बड़ी अच्छी थी, लेकिन जिस तरह की कलाकारी जादूगर ने की थी वो शायद राजस्थान के लोग समझ गए। बार बार ये पूछा जाता था कि भाई आप ये तो बताइए कितने लोगों को लाभ दिया। 5 लाख की जो प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना है, पहले से राजस्थान की ही जो भामाशाह योजना चली आ रही थी, उस दोनों को क्लब करके बनाया गया। और वहां तो मुझे आश्चर्यजनक आंकड़ा पता चला, इसका वेरिफिकेशन सरकार करने को तैयार नहीं है कि चिरंजीवी मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना में 5 लाख के ऊपर सिर्फ 12 लोगों को लाभ मिला है। पूरे राजस्थान में सिर्फ 12 लोगों को। और जितनी योजनाएं शुरू की गई हैं वो सब की सब मार्च अप्रैल के बाद शुरू की गई हैं। यानी आप भरोसा नहीं दे रहे हैं। नारा देने को तो इंदिरा जी भी गरीबी हटाओ का नारा देती थी। सवाल ये है कि क्या लोगों के जीवन से गरीबी कम हो रही है? क्या लोगों के जीवन में एक तरफ जाति में बांटने की कोशिश, एक तरफ नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि आओ हम तो गरीब अमीर देखेंगे, युवा नौजवान देखेंगे, किसान देखेंगे। मुझे लगता है विश्वसनीयता सबसे बड़ा फैक्टर है जिसमें राहुल गांधी और कांग्रेस बुरी तरह से मात खा रहे हैं। देखिए, विपक्ष को आज प्रधानमंत्री की बात पसंद नहीं आई होगी, उसमें तंज भी था, कोई शक नहीं है उसके अंदर, लेकिन आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं जब आपको जनता इतनी बुरी तरीके से हारती है? ये तो आप पर निर्भर करता है ना। अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा? मोदी जी को बड़ा ज्ञान सूझ रहा है। ये ज्ञान कब कहां चला गया था जब कर्नाटक हारे थे, कर्नाटक हिमाचल हारे, ये सही है, लेकिन ये जो हार हुई है, मैं तो देख रहा हूं आज अखबारों में जो कल तक ही जो लेख लिखा करते थे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कैसे कांग्रेस की इलेक्शन मशीनरी को बिल्कुल दुरुस्त कर दिया है, आज वही लोग लिख रहे हैं, वही बड़े बड़े पत्रकार ये भी लिख रहे हैं कि भाई बड़ी सुस्त है रफ्तार उस सुधार की। तो अब एक दिन में सब पलट गया। बिल्कुल सौरभ जी, आप देखिए ना, भारतीय राजनीति में ये दुर्लभ क्षण है और ऐसा आज तक नहीं हुआ कि एक व्यक्ति और एक प्रधानमंत्री की बात पे जनता का इतना भरोसा हो कि वो जो कह दे जनता उसे पूरी तरीके से माने। आप देखिए राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत ने 7 गारंटी दी थी, 17 नए जिले बना दिए थे, 51 सीटें उसके अंदर आ रही थी। 3 जिले तो ऐसे बना दिए जहां एक ही विधानसभा सीटें। अशोक गहलोत को लग रहा था कि नए जिले बनाने से लोगों को सहूलियतें होंगी और लोग मुझे वोट देंगे। उसके बाद भी 51 सीटों में से 45 सीटें कांग्रेस हार चुकी है उस जिले के अंदर। आदिवासी के लिए उन्होंने कहा, महिलाओं के लिए क्या, वो सब जगह वहां पे आ रही है। मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी की जो गारंटी रही है, प्रधानमंत्री मोदी का जो भरोसा है वो सबके ऊपर है। वो जो कहते हैं ना सबका मालिक एक, वो स्थिति उन्होंने बता दी है कि सभी वर्गों के लिए प्रधानमंत्री करा। आप छत्तीसगढ़ में देखिए 2018 की आप तुलना करोगे, भारतीय जनता पार्टी ने 13% ज्यादा वोट बैंक लिया इस बार। पिछली बार 15 सीटें आई थी, इस बार भारतीय जनता पार्टी 3 गुना से ज्यादा सीटें लेकर सरकार बना रही है। आप तेलंगाना के अंदर देखिए, भारतीय जनता पार्टी को 2018 में 1 सीट मिली थी और 7% वोट बैंक था। इस बार 8 गुना सीटें होकर 8 सीटें मिली है और दुगना वोट बैंक 14% भारतीय जनता पार्टी का हो गया है। हैरानी इस बात पर है कि हार का आत्ममंथन किया जाए, वजह ढूंढी जाए, तलाशी जाए। अब छत्तीसगढ़ आप हारते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी उसमें हैरान है कि भाई इतनी बड़ी जीत हमारी हुई है, हमको इसका भरोसा नहीं था। उसके बावजूद जिस किस्म के जवाब और आ रहे हैं, जयराम रमेश साहब ये कह रहे हैं देवेंद्र कि भाई हमारा वोट तो हमको खूब मिला। एमपी में आप 8% वोट से हारे हैं, छत्तीसगढ़ में 4% वोट का अंतर है, राजस्थान जैसे राज्य में 2% वोट का अंतर है, जहां पर डेसिमल्स में अंतर हुआ करता है वहां 2% का अंतर हो गया। और कई नेता तो ये भी बता रहे हैं कि चारों राज्यों का वोट मिला लीजिए तो हमको 9 लाख वोट ज्यादा पड़ा है। तेलंगाना में आपको वोट ज्यादा मिला, बात सही है। उत्तर भारत से साफ हो गई कांग्रेस, एक हिमाचल इतना सा, वहां बची है कांग्रेस पूरे उत्तर भारत के अंदर, और ये आपको जवाब सुनने को मिल रहा है। और सर आज का जो जवाब है विपक्ष का और प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा, इन दोनों चीज़ों को अगर आप देखें तो जो फर्क है राजनीति का सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच अभी केंद्र में या राज्यों में बीजेपी जहाँ अच्छा कर रही है, वो इसी चिंतन का फर्क है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में वो लोग कह रहे हैं कि पंचायत तक उन्होंने पहुँचा दिए, प्रधानमंत्री मोदी यही हैं। अगर देश के किसी भी व्यक्ति से उनको बात करना हो तो उनको कोई समस्या नहीं, उनके दिमागी खांचे में कहीं से ये अभिजात्य वर्गीय मानसिकता नहीं रहती कि क्योंकि मैं देश का प्रधानमंत्री हूं इसलिए देश के किसी आम आदमी से बात नहीं कर सकता, उससे कुछ वोट नहीं मांग सकता, उसकी समस्या नहीं सुन सकता, उसकी समस्या का समाधान नहीं बता सकता। तो बहुत खुशी खुशी जब भी पार्टी कोई कार्यक्रम लगाती है वो उसमें जाते हैं और पार्टी का जो अनुशासन है
प्रधानमंत्री होने के बावजूद, इतनी ताकतवर शख्सियत होने के बावजूद वो उसी रूप में उसका पालन करते हैं। कल जैसे आपने सुना होगा कि जीत के बाद जो उनका स्पीच था, प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा गृह मंत्री अमित शाह का जिक्र नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको पता था कि पार्टी संगठन के लिहाज से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर सर्वोपरि है तो उसका जिक्र करना है, जबकि सबको पता है कि चुनाव की जो पूरी रणनीति, पूरी कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोचते हैं, अमित शाह उसको क्रियान्वित करते हैं। तो इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी के अनुशासन में चलते हैं, एक एक कार्यकर्ता से बात करते हैं, मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के लोगों का जो रिएक्शन है उससे सीधे आप समझ में आ सकता है कि जिस अभिजात वर्गीय मानसिकता का आरोप लगता है उनके ऊपर, वो इस हार के बाद उनके बयानों से साफ साफ दिख रहा है कि उस मानसिकता से आज भी आप उबर नहीं पाए हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ी थी? सिर्फ इसी वजह से ना कि वो गए थे राहुल गांधी से मिलने, राहुल गांधी ने उनसे ठीक तरीके से बातचीत तक नहीं की थी। तो ये कांग्रेस पार्टी की जो सोच है, निश्चित तौर पर उसकी सबसे बड़ी समस्या, अगर एक तरफ पीएम मोदी जो नेगेटिविटी कह रहे हैं वो है, तो दूसरी ये चीज है कि आप ये समझ ही नहीं पा रहे हो कि आपको जनता के बीच जाना ही होगा, चाहे जितने भी नीचे लेवल पे जाना पड़े। और आज उसका उदाहरण आपको देखने को मिला, मतलब प्रधानमंत्री तो छोड़िए अपनी नकारात्मकता, लेकिन संसद के अंदर जैसे ही, मतलब जब सत्र शुरू हुआ है, जैसे ही सिटिंग शुरू हुई पार्लियामेंट की, तो अब बिल्कुल सर, अब और उससे पहले आप देखें तो ऐसा लग रहा था जो विपक्षी सांसद आए थे पार्लियामेंट, वो पहले से ये माहौल बना के आए थे, जबकि उनसे पूछा जा रहा था कि आप लोग तो इतना माहौल बना रहे थे गठबंधन को लेकर, सत्ता पक्ष के खिलाफ ऐसी ऐसी चीजें हैं, इतनी सारी चीजें बता रहे थे, क्या हुआ? धरातल पे तो दिख गया कि वैसा कुछ भी नहीं है। तो उसके बावजूद उन लोगों का ये था कि फिर से वो रमेश बिदोड़ी वाले बयान को लेकर उसमें बाहर पहले बयानबाजी की गई, फिर अंदर जाके कहा गया कि महुआ मोइत्रा के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये सारी चीजें ये बता रही हैं कि अपोजिशन के स्टैंड में, उनके सोच में, उनके चिंतन में, उनके विचार में अभी भी कोई परिवर्तन नजर नहीं आ रहा है। नरेंद्र मोदी से बार बार हार खाने के बावजूद, हार मिलने के बावजूद, वो इसका काट ठीक तरीके से ढूंढ नहीं पा रहा है। सोशल मीडिया पे आप देखें, कांग्रेस पार्टी के कैंपेन के बारे में आप बहुत सारे लोग कहेंगे कि बहुत एग्रेसिव कैंपेन चल रहा है। वो एग्रेसिव कैंपेन आपको फायदा दे रहा है या नुकसान कर रहा है? अगर आपके अपने लोग ही आपके साथ गाली गलौज कर रहे हो और उससे आप बहुत ज्यादा खुश हो जाएं कि हाँ बहुत बढ़िया मैं माहौल बना रहा हूं, तो समझा जा सकता है कि पार्टी के लिए वो कितनी दयनीय स्थिति है। आपको न्यूट्रल वोटर्स को अपने पास खींचना होता है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप बहुत ज्यादा सकारात्मक अप्रोच के साथ जाएं। अभी तक विपक्ष वैसा करता नजर नहीं आ रहा। देखिए, कई बार जनता जो होती है, ये आज एक पार्टी की सरकार है, अगले चुनाव में दूसरी पार्टी को मौका देना चाहती है, आजमाना चाहती है, तो ये तो होता है। लेकिन आपकी विश्वसनीयता, आपका काम कितना पसंद आया, कितना आप पर यकीन एतबार है, इसका तो टेस्ट ये है ना कि आप दोबारा आए। आज 20 बरस होने जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी 2011 में, शायद 2011 के बाद से आज तक कांग्रेस पार्टी किसी राज्य में अपनी सरकार रिपीट नहीं कर पाई है। तरुण गोगोई असम में एक बार सरकार लेकर के आए थे। ये है संकट असली। हर्षवर्धन जी, मुझे लगता है कांग्रेस के लिए ये एक बहुत बड़ा संकट है। ज्यादा समय नहीं बीता जब पत्रकार, विश्लेषक क्या चर्चा करते थे कि भाई सत्ता की पार्टी, सरकार चलाने वाली पार्टी है कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता तो कभी कभी धुप्पल में मिल जाती है, जिसको कहते हैं ना तुक्का लग जाता है। आज आप सोचिए, आज ये चर्चा हो रही है कि कांग्रेस पार्टी को सरकार चलाना और संभालना दोनों नहीं आता। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि न तो केंद्र में कोई नेता ऐसा है जिसके पीछे जनता स्टिक करती हो कि चलो ठीक है, एक काम उसका कम अच्छा हुआ, लेकिन हम इस नेता के पीछे खड़े रहेंगे, इसका भरोसा करेंगे। और न तो उनके पास राज्य में ऐसा नेता है जिन नेताओं के भरोसे, और हम सबको भी लगता था कि भाई ठीक है, अशोक गहलोत का तो बड़ा संकट है, वो तो सरकार कभी नहीं चला पाए, लेकिन भूपेश बघेल तो चला रहे थे, बड़ी अच्छी सरकार चला रहे थे। इतने आरोपों के बावजूद उनके खिलाफ कुछ हो नहीं रहा था। और बाद में महादेव ऐप वाला वो घोटाला सामने आया तो भी उन्होंने कहा कि सब एजेंसियां करवा रही, मोदी शाह सुबह फोन कर देते हैं। सवाल यह है कि इसके बावजूद अगर जनता ये स्वीकार नहीं कर रही है तो क्या कांग्रेस पार्टी को, जिसको कहते हैं ना, जो उनके कान में फूंकने वाले लोग हैं, जिसको सलाहकार बोलते हैं, क्या वो सलाहकार पूरी तरह से जमीन से कटे हुए हैं? क्या वो लोग भारत की राजनीतिक नब्ज नहीं समझ पा रहे हैं? मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को विशेष करके ये सोचना चाहिए। बाकी जो उससे जुड़े दूसरे दल हैं, जो गठबंधन है, वो तो उनकी अलग अलग राज्यों में भूमिका है, शायद कांग्रेस सुधरे तो उनमें भी थोड़ा सुधार आए। अब अशोक गहलोत की आपने चर्चा की। अशोक गहलोत के ओएसडी ने कल ये सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि अशोक गहलोत ने आज तक केवल पार्टी से लिया ही लिया, दिया कभी कुछ नहीं, पार्टी को दोबारा कभी जिताकर ला नहीं पाए, टिकट गलत बांटे, ये चुनाव उन्होंने पूरा केवल और केवल अपने लिए लड़ा, गलत फीडबैक देते रहे, ये जानते हुए कि वो चुनाव हार रहे हैं, आला कमान तक गलत फीडबैक पहुंचाते रहे। ऐसा आप नहीं देखते हैं आमतौर पर? कांग्रेस पार्टी में खुलकर ही होने लग गया है। देखिए, चुनाव के बाद आरोप प्रत्यारोप तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन मुझे लगता है इन चुनावों में जो बीजेपी का संगठन है उसने कहीं ना कहीं कमाल किया है।
संगठन होना किसी भी राज्य में किसी भी पार्टी का बहुत जरूरी है। मैंने ये इस तरह का, अगर आप देखें राजनीति को पीछे जाके देखें, तो इस तरह का जो आपको एग्जाम्पल मिलता है वो पश्चिम बंगाल में वामपंथी सरकारों का मिलता है कि एक सरकार के बाद दूसरी सरकार, दूसरी के बाद, जिस तरह से गुजरात में हुआ है, जिस तरह से मध्य प्रदेश में चल रहा है। तो इससे साफ नजर आता है कि संगठन की जो ताकत है वो बीजेपी को आगे बढ़ाती है और संगठन की ताकत ही उसे आगे लेके जाती है। जहां तक राजस्थान का सवाल है, उनपे अशोक गहलोत पे बहुत सारे आरोप है। अशोक गहलोत पे ये भी आरोप लग रहा है कि भाई उन्होंने जो बागी खड़े हुए थे उनके साथ जाके खुद बात नहीं की, उनको समझाने की कोशिश नहीं की। उनपे इस तरह के उनका ये आरोप लगता है कि उन्होंने अपनी स्कीम्स जो हैं उनको मॉनिटर नहीं किया, वो कहाँ फायदा पहुंचा रही है, पहुंच भी रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। तो इस तरह के बोला जा रहा है कि इस तरह के कारणों से ही कहीं ना कहीं अशोक गहलोत जो है उनको ये जो हार है उसका सामना करना पड़ा। आपने संगठन की बात की और मध्य प्रदेश में खास तौर पर हम लोग बार बार चर्चा इस बात की करते हैं कि कैसे मध्य प्रदेश जो है संगठन के तौर पर ऐसा किसी पार्टी का स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या ताकत होनी चाहिए। एक केस स्टडी, एक उदाहरण है वो। आज अखबारों में मैंने पढ़ा, देवेंद्र की जानकारी में शायद बात होगी ही है कि जुलाई में जब वहां पर अमित शाह पहुंचे थे, उन्होंने सब नेताओं को, अपने पदाधिकारियों के साथ बैठक की, तो उन्होंने एक सवाल पूछा कि सरकार कैसी होनी चाहिए। नहीं, सवाल यह कि अच्छी सरकार कौन सी होती है। तो कोई जवाब वहां से नहीं है। इसका क्या जवाब देंगे, अच्छी सरकार कौन सी होती है। तो फिर अमित शाह खुद बोले, मेरी सरकार अच्छी सरकार होती है, बीजेपी की सरकार अच्छी सरकार होती है। तो आप इस कॉन्फिडेंस के साथ जाइए कि आप जो सरकार चला रहे हैं वो बेहतरीन सरकार है, और आगे भी आप वही जनता को कमिट कीजिए और भरोसा दिलाइए कि हाँ, ये बीजेपी है जो आपके लिए एक अच्छी सरकार दे सकती है। और ये भरोसा फिर उन्होंने जनरेट किया लोगों के अंदर। इस पर आगे हम लोग आगे जब लौटेंगे तो फिर दोबारा और विस्तार में बात करेंगे। लेकिन एमपी में जो हुआ है वो भी करिश्मा ही है, ज्यादा लेकर आना 2018 की तुलना में। और आप देखिए, अमित शाह ने सिर्फ मध्य प्रदेश के अंदर ही नहीं, जब उन्होंने छत्तीसगढ़ का दौरा किया तो छत्तीसगढ़ की बैठक में उन्होंने ये बहुत स्पष्ट कहा कि भले ही हम 2018 में 15 सीटों पे आए थे, इस बार हम सरकार बनाने की तैयारी में हो, सरकार बनाएंगे। पूरे कार्यकर्ताओं को, संगठन को दिन रात काम करना है, भूपेश सरकार को उखाड़ फेंकना है। कार्यकर्ताओं के अंदर जो 15 सीटों का प्रेशर था कि 15 सीटें हम हार गए, तो जो निराशा थी, अमित शाह ने लगातार बैठ के करके बताया कि नहीं, भूपेश सरकार के खिलाफ जो भी काम सरकार ने किए हैं जनता के खिलाफ, उन्हें उठाइए और संगठन को मिलकर लड़ना है। राजस्थान में भी उन्होंने यही संदेश दिया कि आपको मिलकर लड़ना है और अशोक गहलोत को घर बिठाना है। मुझे लग रहा है अमित शाह का संगठन कौशल जो है वह इन चुनाव में और बेहतर निखर के आया है। वह लगातार कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ते रहे, संगठन के संपर्क में रहे, और इसी के कारण भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के कारण मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी ने इतना बेहतर प्रदर्शन किया है। अगर मैं आप देखिए, अब कांग्रेस की हालत देखिए। कल मध्य प्रदेश के एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा है कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को अब राजनीति से संन्यास दे देना चाहिए और कमलनाथ को प्रदेश अध्यक्ष पर छोड़ देना चाहिए। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कल ये बयान दिया है। राजस्थान के अंदर इस बात का कल एक विधायक ने बयान दे दिया है कि अशोक गहलोत को विपक्ष का नेता नहीं बनना चाहिए, किसी नए नेता को विपक्ष का नेता बनाया जाए। अब पार्टी के अंदर यह मांग होने लगी। और कांग्रेस को आप देखिए, मध्य प्रदेश में इतनी बुरी हार होने के बाद भी अभी तक कमलनाथ हार स्वीकार करने को तैयार नहीं, खुद के ऊपर लेने को। अगर कोई बड़ा नेता होता तो कह देता कि मैं प्रदेश अध्यक्ष पद से सुबह ही इस्तीफा दे देते। दिग्विजय सिंह भूपेश बघेल सामने नहीं आ रहे। अशोक गहलोत कहने को तैयार नहीं है कि मैं विपक्ष का नेता नहीं बनूंगा, मैं सचिन पायलट को बनाऊंगा, किसी नेता को बनाऊंगा। एक ब्रेक लें, हम उसके बाद आगे ये चर्चा हमारी जारी रहेगी। और संसद का सत्र चल रहा है, उसमें भी बड़े महत्वपूर्ण बिल जो है वो पेश होने जा रहे हैं, उस पर भी हम लोग आगे बात करेंगे लगातार। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा ये जीत की हैट्रिक, 24 में जीत की हैट्रिक की गारंटी है, इस पर हम लोग बात करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए कहानी कुर्सी। सौरभ,